आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में जो सामान्य अध्ययन है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसका यह प्रैक्टिस सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास मतलब कि द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के पास इससे संबंधित कोई क्या स्पेशल कोर्स है। तो जी हाँ, इसके लिए हम लोगों ने जो है एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स को देख लेते हैं। तो ये जो कोर्स है वह यूपी एलटी ग्रेड जीएस सुपर 30 इसलिए क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हमारा बैच है विजयी भव संकल्प से सिद्धि तक, इसमें फुल लेंथ स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें आपको थ्योरी प्लस इस तरह के जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी कवर कराया जाएगा। साथ में 5000 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा जो कि एमसीक्यू और पीवाईक्यूज होंगे। इसके साथ 50 फुल लेंथ टेस्ट होगा और वही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये जो 50 फुल लेंथ टेस्ट है, हर एक टेस्ट 30 क्वेश्चन को लिए होगा एलटी ग्रेड के लिए। अगर हम पीजीटी की बात करेंगे तो पीजीटी में इसमें प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 40, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जीआईसी लेक्चर मतलब कि जीआईसी प्रवक्ता का जो वैकेंसी है उसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन होगा। इसके साथ में 12 महीने का करंट अफेयर, वन लाइनर फैक्ट, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स होंगे। तो ये जो कोर्स है वह स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए। तो जिसको भी यह कोर्स लेना होगा वह गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पे आपको यह कोर्स जो है वो दिखेगा और वहां से आप इस जो है कोर्स को परचेज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे इस प्रैक्टिस सेशन के पहले क्वेश्चन के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए 1947 तो ईयर क्लियर है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए वह मंथ, वह महीना कौन सा है, ये आपसे जो है यह प्रश्न जानना चाह रहा है। क्या जनवरी 1947 था, जून 1947 था, जुलाई 1947 था, या जो डी ऑप्शन है अगस्त 1947। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है जुलाई 1947। अब हम जानेंगे इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो। तो ये एक याद रखिए, जुलाई 1947 का यह एक्ट है और उसी के तहत भारत को जो है स्वतंत्रता मिलती है। तो इस एक्ट की जो प्रमुख बातें हैं उसका जो है एक बार हम लोग अवलोकन करते हैं। तो देखिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, जिसे 18 जुलाई, ये भी डेट याद रखना है। ठीक है, जुलाई तो महीना है लेकिन वो डेट होती है 18 जुलाई। तो 18 जुलाई 1947 को यह जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है वह पास होता है और इसी के तहत समझिए कि भारत और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या होता है इसमें, तो यह ब्रिटिश भारत के विभाजन की अंतिम औपचारिकता थी, जिससे 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का निर्माण हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 14 अगस्त को हमारे द्वारा मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 14 अगस्त की जो डेट होती है वह हम किस रूप में मनाते हैं, और 15 अगस्त तो जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 14 अगस्त को भारत के द्वारा जो है कौन सा डे डिक्लेयर किया गया है। और अंत में ये बात यहाँ पे याद रखिए कि यह जो है 3 जून योजना का परिणाम थी। तो जो 3 जून योजना है उसको माउंट बेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है, डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है, तो या बाल्कन प्लान के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 3 जून योजना का जो रिजल्ट है वह रिजल्ट है क्या, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित होता है और उसी के तहत जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त को भारत जो है अस्तित्व में आता है। ये कहा जाए कि भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो यह एक संक्षिप्त विवरण था पहले प्रश्न का। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहां से ली गई है। तो यहाँ पे जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी बात की जा रही है। इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था रूसी संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उस समय रूस नाम नहीं था जिस समय यह जो है बात कही जा रही है, उस समय यूएसएसआर था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक, वह कहां से लिया गया,
तो आप जो है ऑप्शन सी बताइएगा, रूसी संविधान। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वह कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वह कॉन्सेप्ट है अमेरिकी संविधान से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अतिरिक्त क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य रूसी संविधान से लिए गए हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, कौन सी कमेटी है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए जो रिकमेंड करने वाली जो कमेटी है, वो कौन सी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। तो 1976 में एक नया अनुच्छेद जो है वो जोड़ा जाता है। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा जाता है, 51A। और 1976 में जो संवैधानिक संशोधन होता है वो होता है 42nd, ठीक है, 42nd। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत ये जो है वो कॉन्सेप्ट आता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यह परिणाम होता है, जिसके तहत एक नया आर्टिकल 51A को जोड़ा गया और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों की बात की गई। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वह 10 थी। अंत में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें पेरेंट्स मतलब जो गार्जियन है उनको बच्चों के शिक्षा के लिए जो है उनको कर्तव्य बताए गए, ठीक है। तो वो जो 51A के है वह बाद में जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन प्रारंभ में इसकी जो संख्या थी मौलिक कर्तव्यों की, वो 10 थी। और आज की डेट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है। कितनी है, 11। ये ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या वर्तमान में 11 है। एक और चीज याद रखना है आपको, ये कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वे इन्हें निभाए। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह लीगली बाउंड नहीं है। अगर कोई इन ड्यूटीज को, इन कर्तव्यों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उसका पालन नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि कानून में सजा का प्रावधान हो। तो इसका मतलब यही निकलता है कानूनी रूप से बाध्यकारी ना होने का। लेकिन एक जो नैतिक जो कर्तव्य होता है उसके आधार पर जो है मौलिक कर्तव्यों को सृजित किया गया है। और नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज के आधार पर जो है हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी 11 बातें कही गई हैं उसको हमें जो है फॉलो करना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ व्यक्त करता है? तो भारत में कोई धर्म है, पहला ऑप्शन है। बी, भारतीयों का धार्मिक स्वतंत्रता है। सी, धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो भारत में कई धर्म है, क्या यह कॉन्सेप्ट आता है? या बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, यह कॉन्सेप्ट जो है वो धर्मनिरपेक्षता का है। या धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, यह कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, भारत में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका अर्थ यह निकलता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो स्टेट जो है वह किसी भी धर्म का पक्षधर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब भारत में यह निकलता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। अब इसके बाद जो बातें हैं वो जो है वो सेकेंडरी हैं, ठीक, जो आपके ऑप्शंस में दिया गया है, ठीक, क्या कि भारत में कई धर्म है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये नहीं निकलता है कि भारत में कई धर्म है, या भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, या धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका अर्थ ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो भारत में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है ये ऑप्शन नंबर डी, क्या, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब इसके अलावा जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। क्या, देखिए, सुप्रीम कोर्ट, ये बात जो क्लियर जिसने किया था वो है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि भारत में संविधान को डिकोड करने की जो पावर है वो है सुप्रीम कोर्ट की। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सबसे पहली बात यही है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। देश के सभी व्यक्ति अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार होंगे और
किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। तो कोई भी जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, इससे किसी को परहेज नहीं होनी चाहिए। और यह बात कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह यह बात को कहता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यह है कि वित्त विधेयक के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे फाइनेंस बिल की बात की जा रही है। तो वित्त विधेयक का जो स्पेशल प्रोविजन है वह अनुच्छेद 117 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 117 जो है स्पेशली जो रिलेटेड है वह वित्त विधेयक से। इसके अलावा जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है वह यह है कि अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के लिए विशेष प्रावधान करता है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 119 जो कि ऑप्शन में दिया गया है वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 119 है वह वित्तीय व्यवसाय से संबंधित संसद की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आर्टिकल 121 जो अनुच्छेद 121 है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध की जो बात करता है वह आर्टिकल 121 है। और अनुच्छेद 123 आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। अनुच्छेद 123 है वह राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से जुड़ा है। तो जो आर्टिकल 123 है वह जो है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किसकी? राष्ट्रपति की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य में अध्यादेश जारी करता है, तो यह जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा उस अनुच्छेद का नाम जिसके तहत राज्य में जो राज्यपाल होता है वह अध्यादेश जारी करता है या ऑर्डिनेंस जारी करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो यह जो है टाइमलाइन क्या है ये आपको बताना है। तो यह टाइमलाइन है 14 डेज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। जो मनी बिल है उससे स्पेशली रिलेटेड है अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 का जो सब पार्ट 5 है, ठीक है, 109 सब पार्ट 5, उसमें कहा गया है कि यदि कोई लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को अपनी अनुशंसाओं के लिए प्रेषित भेजा गया धन विधेयक 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो वह राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। उसमें आपकी सहमति हो चाहे ना हो, अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपनी कुछ बातें नहीं रख के भेजता है या अपने पास ही रखता है, ठीक है, तो वह जो धन विधेयक है वह स्वतः मान लिया जाएगा कि राज्यसभा जो है इस पे सहमत है, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इस डेट को याद रखिएगा 14 डेज। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोकने की शक्ति रखता है? ठीक, फिर से इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोकने की शक्ति रखता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 111 के अनुसार 111 के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर सहमति देगा या सहमति रोकेगा। ऐसी व्यवस्था धन विधेयक पर लागू नहीं होती है, ये भी याद रखना है। तो सभी विधेयक के लिए नहीं है, खासतौर से जो धन विधेयक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वह सीमित हो जाती है, वह इस पे जो है वो रोक नहीं सकता धन विधेयक को। अगर पारित हो गया तो उसको जो है वो आगे चल के जो है वो एक्ट बनना ही है, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यह जो पावर दी गई है वो जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान के तहत राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए कौन सक्षम है? तो जो स्टेट हैं उनकी बाउंड्री को कम या ज्यादा करने की जो पावर होती है वह किसके पास होती है? तो वह पावर होती है संसद के पास। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए। इसके लिए जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, जो आर्टिकल 3 है, उसके अनुसार संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकती है, ये भी याद रखिए। तो नया राज्य बनाने की जो पावर होती है वह संसद के पास होती है। और वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। तो इतनी जो पावर है वह संसद के पास है और संसद यह सारी शक्तियों का उपयोग करता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। तो ये सारी बातें जो है इस प्रश्न के माध्यम से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? अब देखिए, होता क्या है कि जब बजट की बात की जाती है तो बजट जो है वह केंद्र स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसको जो है हम यूनियन बजट बोलते हैं, ठीक है, या संघीय बजट बोलते हैं। और हर एक राज्य का भी जो है अपना बजट होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो भी अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। तो राज्य स्तर पर भी जो है बजट प्रस्तुत होता है और केंद्र स्तर पर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक, जैसे कि निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, तो वह जो है बजट प्रस्तुत करती हैं, ठीक। तो जो केंद्र में जो बजट प्रस्तुत होता है उसको संघीय बजट बोलते हैं और राज्य का राज्य स्तरीय बजट होता है, ठीक है। एक और चीज याद रखना है, भारत के संविधान में बजट शब्द जो है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी जगह पे है क्या? तो इसके जगह पर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आपको जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द मिलेगा, ना कि आपको बजट। अब इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है कटौती प्रस्ताव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब हमारे पास जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं, ठीक। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को प्रदान की गई विशेष शक्ति है। किसके सदस्यों को? लोकसभा के सदस्यों को प्रोवाइड की गई है एक स्पेशल पावर है। क्या? कटौती प्रस्ताव। जो वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन की गई मांग पर चर्चा करने का विरोध करती है, ठीक। क्या? विशिष्ट आवंटन की मांग पर चर्चा करने का विरोध करती है। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों द्वारा बजट पारित होने के दौरान पेश किया जाता है। और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है नीति कटौती प्रस्ताव, दूसरा था अर्थव्यवस्था कटौती प्रस्ताव और तीसरा होता है टोकन कटौती प्रस्ताव। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। एक क्या है? नीति कटौती प्रस्ताव, दूसरा क्या है? अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो है कटौती प्रस्ताव और तीसरा जो है वो टोकन कटौती प्रस्ताव है, ठीक है। तो टोकन कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन और जो हमारा जो एक है वो है मोरल या नीति कटौती प्रस्ताव। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो जो कंटीजेंसी फंड है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए है संसद। इसका निर्माण जो है संसद करती है, ऑप्शन बी। अब इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसको देखेंगे। तो देखिए, आकस्मिक निधि या जो कंटीजेंसी फंड होता है वह सरकार के कुछ तत्काल या अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इम्प्रेस खाते के रूप में बनाया जाता है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(1) भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 267(2) राज्यों की आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। ये जो है आर्टिकल आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्निर्धारित करने के लिए मार्च 2020 में गठित परिसीमन आयोग का प्रमुख था? ठीक है, तो ये थे रंजना प्रकाश देसाई। कौन? रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन डी। तो भारत सरकार ने 6 मार्च 2020 को पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के लिए परिसीमन आयोग, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसको जो है रीऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका आयोजन जो है भारत का चुनाव आयोग करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। तो संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचक नामावली की तैयारी और संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के चुनाव आयोग में निहित है। तो ये याद रखिएगा, चुनाव जो है वो भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? ठीक है, तो यह है डेडलाइन 6 महीने, ऑप्शन सी। तो संविधान का अनुच्छेद 62 सब क्लास 2 के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति की घटना की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बाद नहीं भरा जाना चाहिए। मतलब कि 6 महीने के अंदर इसको भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी ये भी नियुक्त किए जाते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी ये भी नियुक्त किए जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है इनके द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो भारत का महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है वो भी जो है नियुक्त किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दिए गए विकल्प में लोकसभा का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद सदस्यों द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो सिंपल मेजॉरिटी है उसके द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और फिर जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर आसीन होते हैं। अगला प्रश्न, संवैधानिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श करने का अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी। ये हाल फिलहाल में काफी हाईलाइट भी था, तो इस प्रश्न को जो है ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न जो है आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के अनुसार तो जो एडवाइस देने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का वो है 143 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति कानून या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय मतलब शीर्ष न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई सजेशन दिया, कोई एडवाइस दिया राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उनकी एडवाइस को माने या ना माने वह राष्ट्रपति के विवेक पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो हैं वह बाध्यकारी हो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस मानने को लेकर। तो ये बात जो है याद रखिएगा, और यह जो बात कही गई है वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत की गई है, 143। अगला प्रश्न, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह सूत्र निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यह बात लागू होती है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक, प्रेसिडेंट के ऊपर। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 15 नंबर प्रश्न है, ये जो बात कही गई है वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई है। ठीक है, तो जो पूरी बात है वह क्या है वो देखिए। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमारा राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, ठीक, लेकिन कार्यकारी का नहीं। ठीक है, तो स्टेट का जो हेड होता है, स्टेट ऑफ जो हेड होता है
वह तो प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन वह एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करता। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रमुख है और वास्तविक शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होती है। तो अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें, निर्वाचित सरकार मतलब कि जो मेजॉरिटी में पार्टी आती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो अपना एक प्रमुख नियुक्त करती है। वह प्रमुख जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है, जो जो रियल पावर होती है। ठीक है। जो नॉमिनल है, नाम का जो प्रमुख है वह है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लोकसभा के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चुनाव वैश्य मताधिकार के आधार पर होता है, बात तो सही है। चुनाव आयोग को चुनाव कराने की आवश्यकता है, ओके। मतदाता सूचियां भारत के राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार की जाती हैं। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति का रोल नहीं होता है, तो इस प्रकार जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आता है, ना कि भारत के राष्ट्रपति का। तो देखिए मतदाता सूचियां चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और यह पावर कहां से मिलती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? तो अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग चुनावों का संचालन करता है और से सभी कथन जो है वो सही नहीं। ओके। नेक्स्ट, संसद से बिना अनुमति के कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यह है 60 दिन। अगर कोई सांसद लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहता है तो उन भाई साहब को जो है अलविदा कह दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 101 सब क्लॉज 4 ठीक है के अनुसार यदि कोई सांसद संसद की सभी बैठकों से बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है और इस गणना में सदन की स्थगन या प्रोरोगेशन की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अगर जो संसद है, जो सदन है, अगर प्रोरोगेशन पीरियड में है या स्थगन में है तो उस टाइम को निकाल देना है। ठीक, वह शामिल नहीं है। यदि वह 4 दिनों से अधिक हो, ठीक है, ठीक, तो उसको जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। तो यह जो बात कही गई है वह आर्टिकल 101 के सब क्लास 4 में कही गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान एक बार कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है। तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो जो संसद है उसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसका कार्यकाल 1 साल के लिए जो है वो बढ़ाया जाता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल है, ठीक है, वह केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन बी। तो अनुच्छेद 83(2), ठीक, आर्टिकल 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान संसद द्वारा कानून से एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक तक ये सस्टेन नहीं रहेगा। ठीक है। तो जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड होता है उसमें जो लोकसभा है उसका जो जनरली जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जो है सॉरी संसद जो है वह 1 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकती है। ठीक। नेक्स्ट, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए जो धन विधेयक है, ठीक, मनी बिल, वह केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यह शक्ति जो है वह केवल लोकसभा को दी गई है। तो अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के स्पीकर का अंतिम होता है। ठीक है। तो अगर कोई बिल जो है वो संसद में आता है, मतलब कि लोकसभा में आता है, तो यह धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, इसका जो निर्णय होगा यह निर्णय लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। तो यह पावर जो है लोकसभा अध्यक्ष को होती है, उसको धन विधेयक घोषित करने को। अगला प्रश्न,
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक, तो यहाँ पे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो इस समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक, उसकी संरचना के बारे में बात करें तो उसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल जो लोक लेखा समिति है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसकी संख्या होती है 12 और जिसमें 15 जो है वह लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, स्पीकर द्वारा विपक्ष से अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का ही कोई मेंबर होता है। राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्यसभा है वो सबसे पहले कब गठित हुई, ठीक है, तो यह गठित हुई थी 1952 में। और राज्यसभा जो है वो परमानेंट सदन है, वह कभी जो है वो विलगित नहीं होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक, वहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करें तो हर 5 साल में जो है हम जानते ही हैं कि जो जनरल इलेक्शन होता है और हर मतलब जो लोकसभा होती है वो 5 साल के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है। तो सबसे पहली बार जो राज्यसभा है वह 1992 में गठित किया गया था। अतिरिक्त इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लीजिए। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो एक बार फिर से इस जो डेट है उनको देखिए। तो राज्यसभा का जो गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को होता है और पहली बैठक जो है 13 मई 1952 की होती है और इसकी अध्यक्षता जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन करते हैं। ठीक, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ठीक, तो देखिए फिर बात आ गई। यह प्रश्न इसी तरीके का प्रश्न जो है पीछे पूछा गया। क्या पूछा गया था कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो क्या था? लोकसभा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है? यह है धन विधेयक। ठीक है, मनी बिल। तो अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों में सिफारिश लौटानी होती है, जिन्हें लोकसभा स्पीकर या जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बजट पर राज्यसभा चर्चा कर सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। ठीक है, तो कुछ ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं? ठीक है, तो राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसके संबंध में विशेष पावर है? ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ये है एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की सिफारिश करने के लिए, ऑप्शन सी। तो देखिए, राज्यसभा संघीय सदन होने के कारण विशेष शक्तियां रखती है। क्या? राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए, संसद को सशक्त करना, अखिल भारतीय सेवाएं बनाना और आपातकाल में विशेष भूमिका जो है अदा करना, यह राज्यसभा के ही काम होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति बनाता है? ठीक है, तो राजकोषीय नीति बनाने का जो अधिकार है वह है वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय को कौन हैंडल करता है? वित्त मंत्री। तो राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके द्वारा सरकार अपनी व्यय स्तर और कर दरों को समायोजित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की निगरानी और प्रभावित करती है। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है। योजना आयोग अब नीति आयोग है। वित्त आयोग अनुदान सिफारिश करता है और आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह आरबीआई के हाथ में है। योजना आयोग 2015 से वह नीति आयोग हो गया है। ठीक, और जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, संघीय वित्त आयोग, वह अनुदानों की सिफारिश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये है अनुमान समिति। जो एस्टिमेट कमेटी है वह सदन की सबसे भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 30 और ये सारे के सारे जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जो एस्टिमेट कमेटी होती है, जो अनुमान समिति होती है, संसद की सबसे बड़ी समिति है और जिसमें सदस्यों की संख्या है 30 और सारे के सारे जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। ठीक, संसद की स्थायी समिति के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिए जाते हैं? तो अगर हम परमानेंट कमेटी की बात करें, स्थायी जो है समितियों की बात करें, ठीक है, स्थायी समितियों की, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा में जो रेशियो रखा गया है वो 2:1 रखा गया है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात किया, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में, लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है? 22। ठीक है, तो 22 का जो डिवीजन किया गया है वह कैसा किया गया है? 15 और 7। 15 जो है वह लोकसभा से हैं और 7 जो हैं वह राज्यसभा से हैं। ठीक है, तो 2 और 1 का जो है वो रेशियो है लगभग। तो संसद की स्थायी समितियों में सदस्यों का अनुपात लगभग 2 लोकसभा सदस्य और 1 राज्यसभा सदस्य होता है। ठीक, तो 2:1 का जो है वो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपना कर्तव्य निभाने के लिए रिट जारी करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये है मैंडेमस। ठीक, तो मैंडेमस तो हम लोगों ने जान लिया। इसके अलावा जो अन्य 3 हैं वो क्या है उसको भी जानेंगे। तो सर्टियोराई, क्यो वारंटो, हैबियस कार्पस, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रश्न आता ही आता है। इन चारों जो है जो रिट है उनको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, मैंडेमस क्या है? जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को, ध्यान दीजिएगा ये दोनों के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मत जाइएगा क्योंकि रिट की जो पावर है वह जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, तो जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को अपना कर्तव्य निभाने या आदेश देता है तो इसे मैंडेमस रिट कहा जाता है। मैंडेमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक, ये कभी कभी जो ये भी पूछा जाए कि मैंडेमस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं और यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी जो पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है, वो या संस्था या सरकार अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैंडेमस है वो जो है वो पब्लिक सर्विस या जो सरकारी संस्थाएं उनके लिए एप्लीकेबल है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे सर्टियोराई क्या होता है। ठीक है, तो निचली अदालत या प्राधिकरण के निर्णय को रद्द करने या समीक्षा करने के लिए यह जारी किया जाता है। क्यों वारंटो क्या है? तो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता की जांच के लिए जारी किया जाता है। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उस वह जो है अपने पद पे अपनी योग्यता से है कि नहीं है या किसी फर्जी तरीके से जो है पद पे आसीन है, इसके लिए जो है न्यायालय के द्वारा क्यू वारंटो रिट जारी किया जाता है। अब हेबियस कार्पस क्या है? तो अवैध तरीके से हिरासत से मुक्ति के लिए जारी की जाती है। क्या? हेबियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है? ये अपने आप में एक यूनिक प्रश्न है, आपको बताना है वह हाई कोर्ट जहां पे सबसे ज्यादा उसकी जो है शाखाएं हैं या बेंच हैं। ठीक, जैसे अगर हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी एक बेंच जो है कहाँ पे है? लखनऊ में। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में वह कौन सा हाई कोर्ट है जिसकी सबसे ज्यादा बेंच है। तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कहां कहां पे जो है बेंचेज हैं। तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसमें सबसे अधिक बेंच है। इसमें कोहिमा जो कि नागालैंड में, आइजोल मिजोरम में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है,
तो ये जो तीन अन्य जो ये तीन राज्य हैं, ठीक है, उनकी जो राजधानियां हैं उसमें भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्या है, बेंच है। अगला प्रश्न, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है, क्या बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय कब स्थापित हुए? तो ये भी जो है काफी चित परिचित क्वेश्चन है, ये भी जो है बार बार पूछा जाता है। तो अंग्रेजों के जमाने में जो हाई कोर्ट, तीन हाई कोर्ट जो है एक ही बार जो स्थापित की गई थी, तो वह वर्ष था 1861, 1861, ठीक है, 1861 को याद रखिएगा। तो ये जो उच्च न्यायालय है 1861 ब्रिटिश संसद के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है स्थापित किए गए थे, ठीक है, तो ये चीज है ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, फिर से इस प्रश्न को देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो यहां पे जो है बात की जा रही है उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या पावर नहीं है? तो ये है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो जो एडवाइजरी जो पावर है, जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हाई कोर्ट के पास। और इसके प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें हम लोगों ने देखा, कई बार देखा, जैसे कि एक प्रश्न था जिसमें राष्ट्रपति, ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के जो है या मतलब कि सलाह या एडवाइस देने का अधिकार रखता है, तो वो आर्टिकल 143 था। तो आप देखते हैं इस प्रश्न के अतिरिक्त जानकारी। तो देखिए, सलाहकारी क्षेत्राधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का है, जो अभी मैं बात जो है आपसे कह रहा था, और यह पावर है अनुच्छेद 143 के तहत। उच्च न्यायालयों में मूल, पर्यवेक्षी, अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं। तो इसके अलावा ये जो तीनों हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, मूल क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार और जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो। तो हमारे सामने यह इन प्रश्नों के साथ जो ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो कंप्लीट होता है। यह प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा? कहीं अगर त्रुटि रह गई हो बोलने में, ठीक, तो आप जो है या एक्सप्लेनेशन में कहीं गलती हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। आने वाले वीडियो में हम जो है और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।